Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हरियाणा पीजीटी कॉमर्स या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के ही सेम टॉपिक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, कॉमर्स घूम फिर के कहीं भी चले जाइए, कॉमर्स का सिलेबस सेम ही रहेगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे लीजिए, वेदर इट इज एस्टेट, वेदर इट इज योर यूपी टीजीटी पीजीटी और आपका यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम हो, आपका कॉमर्स का सिलेबस सेम रहता है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट हरियाणा आपकी जो पीजीटी कॉमर्स के भी एग्जाम का कुछ पता है नहीं, बट फिर भी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूसली मैं ले रही हूँ, और जो यूपी टीजीटी पीजीटी का कॉमर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का जो कॉमन टॉपिक रहेगा वो इंटरनेशनल ट्रेड का रहेगा, जो दोनों के ही सिलेबस में है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट एस्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपी टीजीटी पीजीटी दो कॉमर्स की कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए ये टॉपिक सेम है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रेड की, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके में बताती हूँ आपको। ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यानी ट्रेड का सिंपल सा मतलब होता है खरीदना, बेचना, या फिर अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। किसका मैम? गुड्स का। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडर्स होते हैं बेटा बीच में, जो विच एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो सामान बनाता है और जो सामान कंज्यूम करता है, यानी प्रोड्यूसर बनाने वाला, कंज्यूमर हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, उनके बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं वो बिचौलिए का काम करते हैं, इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर बिल्ड्स द गुड्स एंड इट ट्रांसफर टू द होलसेलर, देन इट टू रिटेलर्स एंड फाइनली रीच टू द कस्टमर और कंज्यूमर। यानी प्रोड्यूसर जो है वो सामान बनाएगा, फिर वो होलसेलर को देगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा और रिटेलर हमें देगा। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं, ये आगे की जो आपकी स्लाइड्स होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। वेट। सबसे पहले ट्रेड दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल को हम लोग बोलते हैं बेटा डोमेस्टिक ट्रेड, और इंटरनेशनल को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है। मैं आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे नहीं खींचूंगी, बिल्कुल जो मेन टॉपिक रहेगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, सिर्फ वही आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कॉमर्स पढ़ने जाएंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी अगर डीप में जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, और जो मेन मेन टॉपिक है सिर्फ उतना ही याद रखिए, काफी है। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो दो टाइप की ट्रेड है यहाँ पे, इंटरनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है। इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है आपका होलसेल और रिटेल, और फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आता है आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। ये तीनों है, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड क्या होता है, देखो इंटरनल ट्रेड को हम लोग बोलते हैं होम ट्रेड, घर में ही रहना, यानी अपने ही घर में सामान बेचना, अपने ही घर में सामान खरीदना, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है। यानी आप एक दायरा दायरा होता है बेटा, उसी से बाहर आप नहीं जा सकते हो। पेमेंट जो होगा वो भी हमारी ही करेंसी में होगा, या तो डायरेक्टली दे दो, या तो बैंकिंग के थ्रू, भाई बैंक में चेक जमा करवा के दे दो, या ट्रांसफर करा के दे दो, या तो तुम्हें कैश दे दो। ठीक है। साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ गुड इज थ्रू इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड बाय प्राइवेट एजेंसीज। यानी जो सामान जाएगा बेटा, किसके जरिए जाएगा, टेम्पो में जाएगा, रिक्शे में जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी हमारे ही कंट्री का होना चाहिए। आप सपोज करिए, अगर मैं सपोज करिए मेरी केक की शॉप है, या मैं केक का बिजनेस करती हूँ, तो मैं जो केक है ना, अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मैं अपना केक लखनऊ बेच सकती हूँ। ठीक है ना। मैं अपना केक महाराष्ट्र बेच सकती हूँ, मैं अपना केक गोवा गोवा हाँ गोवा भेज सकती हूँ। ठीक है। या अपना, और इंडिया में बहुत सारी जगह है, केरल है, वहां पे मैं सेल कर सकती हूँ। ठीक है। और जब पेमेंट मिलेगा वो भी मुझे गांधी जी वाला ही मिलेगा, यानी जो गांधी जी का जो नोट चलता है उसी में ही पेमेंट मिलेगी। यानी इंटरनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब है सामान खरीदना या बेचना अपनी कंट्री के अंदर ही अंदर होगा। ठीक है। मेरी ही कंट्री के अंदर सारी चीजें होने वाली हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इसका सबसे पहला टाइप होता है बेटा होलसेल ट्रेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोड्यूसर सामान बनाता है, फिर वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर किसे देता है मैम? हमें देता है, कंज्यूमर को देता है। तो होलसेल जो ट्रेड होता है ना बेटा, होलसेल का मतलब इकट्ठा माल। किसी ने सुना है चांदनी चौक और सदर बाजार, अगर किसी ने दिल्ली का सुना होगा, वहां पे आपने देखा है लोग, जो वहां पे आपको कोई भी ना रिटेल में सामान नहीं मिलेगा। यानी आप कहोगे कि मुझे प्लीज ना एक एक बैग दे दो, या आप मुझे ना एक कॉस्मेटिक की एक ये क्रीम दे दो, वो नहीं देंगे। अगर कोई किसी का पार्लर है या किसी की कपड़ों की दुकान है, तो वो लोग इकट्ठा माल लेके जाते हैं, 100 सूट्स, 100 साड़ियाँ, 1000 साड़ियाँ। ठीक है। जिनका मेकअप का शॉप है या पार्लर है, तो वो क्रीम लेके जाएंगी, बल्क में लेके जाती है, उसे बोलते हैं होलसेल ट्रेड, जहाँ इकट्ठा सामान लिया जाता है।
इकट्ठा समझते हो ना आप लोग, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इकट्ठा सामान लेना जैसे दुकान वाले लेते हैं। तो होलसेलर क्या करते हैं, सीधे फैक्ट्री से लेते हैं, ठीक है, किससे लेते हैं मैम, फैक्ट्री को प्रोड्यूसर समझिए, जहां पे सामान बनता है, फैक्ट्री, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, कोई भी नाम ले दो, जहां पे सामान बनता है वहां से ये लोग इकट्ठा सामान खरीदते हैं। सपोज करिए इन्होंने, हाँ, 10,000 चॉकलेट्स खरीदी डेयरी मिल्क की, जहां पे चॉकलेट्स बनती है डेयरी मिल्क की, वहां गए ये होलसेलर, वहां से जाकर ये बल्क में खरीद लाए, 10,000 चॉकलेट डेयरी मिल्क की खरीद के लाए। अब ये क्या करेंगे मैम, देखो अब ये क्या करेंगे, जो ये 10,000 चॉकलेट्स है ना, तो जो छोटी छोटी दुकान होती है ना, जहां से आप लोग ब्रेड बिस्किट खरीदने जाते हो सुबह सुबह, दूध का पैकेट खरीदने जाते हो, इन्हें बोलते हैं रिटेलर्स। जो आपके आसपास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहां पे ये हर दुकान पे 500 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होलसेलर। क्या करते हैं मैम, स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को देते हैं। इसीलिए जो होलसेलर होता है ना बेटा, वो आपका मैन्युफैक्चरर और रिटेल के बीच में कनेक्शन होता है इसका। अगर आपने सिंगल चैनल या इनडायरेक्ट लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा प्रोड्यूसर आता है चेन में, उसके बाद होलसेलर आता है, उसके बाद आपका रिटेलर आता है, फिर आपका कंज्यूमर आता है, इस तरीके की चेन होती है। ठीक है, बीच में एजेंट भी आ जाता है कभी कभी, जैसे अगर आप प्रोड्यूसर से बात करो, फिर एजेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, अगर पूरे चैनल की बात करें। इस तरीके से चेन चलती है, ऊपर से आता है सामान, फिर नीचे तक जाता है सामान। ठीक है, तो पहले आपका होलसेलर आ गया, वो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से हम जाके खरीद लेते हैं। ठीक है, ये होता है होलसेल ट्रेड। फिर होता है रिटेल ट्रेड। अभी मैंने आपको बोला रिटेलर्स वो ट्रेडर्स होते हैं बेटा, वो बाइज गुड फ्रॉम होलसेलर और समटाइम डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर। जरूरी नहीं होता हर बार होलसेलर से ही खरीदे, कभी कभी खुद से भी जाके फैक्ट्री से ले आते, बट कभी कभी। ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं ना, जो अभी सदर बाजार से काफी सारा सामान लेकर आए, उनके पास जाते हैं, फिर वो आपके 500 चॉकलेट या जो भी है वो आपको लेते हैं, फिर आप वो हमें देते हैं, फिर हम तो 500 लेते नहीं है भाई, कोई 2 ले रहा है, कोई 1 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, इस तरीके का काम चलता है यहाँ पे। ठीक है, और ये वैरायटी ऑफ आइटम्स रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, इनके पास सब कुछ मिलेगा। आप लोग सुबह जाते हो ना, ब्रेड भी मिलता है, दूध भी मिलता है, बटर भी मिलता है, बेसिक चीजें, ग्रोसरी, सब कुछ मिलता है इन लोगों के पास। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। देखो जो एक्सचेंज हो रहा था ना गुड्स एंड सर्विसेज का, अभी हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज में हो रहा था, अब हो जाएगा बिटवीन कंट्रीज। जब दो या दो कंट्रीज से ज्यादा के बीच में हम लोग सामान बेच रहे हैं। अभी मेरे केक की शॉप थी, अब मैंने सोचा यार यहाँ पे तो मैंने बहुत बेच लिया महाराष्ट्र वाष्ट्र, अब मैं सीधे अपना केक भेजूंगी रशिया। ठीक है, रशिया, वहां पे बहुत लोग खाते हैं ना केक वेक, बहुत ऐसी चीजें बहुत बनती है वहां पे, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, बट मैंने ऐसे देखा है कि वहां पे ना ये ब्रेड व्रेड आइटम बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं वहां पे, मतलब बेकरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड वहां पे होता है जब आप कोई सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो दूसरी कंट्री से जाकर। ठीक है, अपनी कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इसको पढ़ लेते हैं तीनों को। देखो एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है व्हेन अ ट्रेडर फ्रॉम होम कंट्री सेल्स हिज गुड टू अ ट्रेडर लोकेटेड इन अनदर कंट्री। ठीक है, यानी इसका सिंपल सा मतलब है एक्सपोर्ट करना। अपना सामान जैसे है, सपोज करिए इंडिया है, इंडिया में मैं केक बना रही थी, अब मैं अपना केक रशिया को जो है एक्सपोर्ट कर रही हूँ। एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब याद रखना, बेचना। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती यहाँ पे, एक्सपोर्ट का मतलब याद रखना बेचना। अगर कोई होम कंट्री, सपोज करिए इंडिया होम कंट्री है मेरी, यहाँ से अगर मैं कोई सामान बेच रही हूँ दूसरी कंट्री में जाकर, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। वही अगर इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना। सपोज करिए कि मैं रशिया से मंगा रही हूँ ब्रेड, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस है यहाँ पे, तो मुझे ब्रेड की जरूरत है, तो मैं रशिया से जाकर ब्रेड मंगा रही हूँ यहाँ पर अपने केक बनाने के लिए। तो ट्रेडर यहाँ पे जब होता है, जब होम कंट्री परचेजेस गुड फ्रॉम ट्रेडर लोकेटेड इन अनदर कंट्री, उसे बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। सीधे याद रखो, एक्सपोर्ट का मतलब बेचना, इंपोर्ट का मतलब खरीदना। कंफ्यूजन ही क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब when goods are imported from one country and then re-exported after doing some processing, it is called entreport trade. In brief, it is can also be called a re-export of processed imported goods. ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपने कोई चीज मंगाई, सपोज करिए मैंने ना ब्रेड मंगाई थी रशिया से, मैंने क्या किया, इंपोर्ट करी, पहले मैं खरीदूंगी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप इंपोर्ट करते हो किसी दूसरी कंट्री से, जब आप कोई सामान खरीदते हो और उसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करके, खुद यूज नहीं करते, खुद यूज नहीं करा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके और उसको दोबारा से बेच दिया, उसे बोलते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड। सपोज करिए कि मैं एक इंडिया में हूँ,
ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड मंगाई रशिया से, मैंने रशिया से ब्रेड खरीदी, और उसमें थोड़ा सा मैंने क्रीम लगा दिया उस पे और चेरी लगा दी, बस इतना ही काम किया मैंने। और उसको मैंने यूज नहीं करा अपनी कंट्री में, नहीं भैया मैं बेचूंगी उसको जेके लेके, ठीक है। मैंने उसमें क्रीम लगा दी और उस पे एक अच्छा सा एक चेरी लगा दिया, और उसको फिर मैंने बेच दिया दूसरी कंट्री में जाके, सिंगापुर में, ठीक है। उसे बोलते हैं एंट्रप्रो ट्रेड, ठीक है। इसका सपोज एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे इंडिया है, इंडिया ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे जापान से, कुछ भी छोटे मोटे चीज खरीदी, उसको असेंबल करके, उसको फिनिश गुड बना के, फिर दोबारा से उसको बेच दिया अमेरिका में। तो बस ये याद रखना, अपना खुद का कंज्यूम नहीं करा, ये नहीं कि मैंने ब्रेड मंगाई और फिर मैंने अपनी कंट्री में बेच दी है केक बना के, नहीं। मैंने एक दूसरी कंट्री से खरीदा, उसमें थोड़े बहुत चेंज करके उसको अच्छा सा बना के, फिर मैंने दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं एंट्रप्रोट ट्रेड, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन जाना चाहते हो ना बेटा, अगर आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हो, आप सोचते हो मम्मी मैं अमेरिका घूमने जाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अमेरिका घूमने जाना चाहता हूँ, तो उससे कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसे मुंह उठा के अमेरिका नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। तो ऐसे डोमेस्टिक कंपनी, अगर आप चाहते हो कि भाई इंटरनेशनलाइजेशन जाना है भाई, बाहर तक अपने बिजनेस को फैलाना है, तो सबसे पहला स्टेज है इसमें डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में यही होता है कि अपनी कंट्री के अंदर ही बना रही हूँ, अभी मैं केक, केक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी मैं अपनी कंट्री में बना रही हूँ, अपनी कंट्री में बेच रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर तो मेरा प्रोडक्शन भी यही हो रहा है इंडिया में, और बेच भी मैं यही रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरनेशनल कंपनीज। देखो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे क्या होती हैं, एक तरीके से ना ये टाइप्स ऑफ कंपनीज भी हो सकती है, टाइप ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन भी है, स्टेजेस भी है, सारा यही कुछ है, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनीज बेटा क्या होती है, देखो इंटरनेशनल कंपनीज में ज्यादातर यही चीज होती है कि प्रोडक्शन जो हो रहा होता है ना, वो तो होम कंट्री में ही होगा, केक तो मैं बनाऊंगी अपनी ही कंट्री में, लेकिन मैं बेच रही हूँ अमेरिका में जाके या रशिया में जाकर। तो इंटरनेशनल कंपनीज वो होती है कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ये तो अपनी ही कंट्री में हो रही है, पर बेच किसी और कंट्री में रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती है, देखो मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती है जिनके प्रोडक्शन बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए हैं। जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग की सिर्फ एक फैक्ट्री इंडिया में नहीं है, सैमसंग की बहुत जगह फैक्ट्रीज है, ब्रांचेज हैं, उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ प्रोडक्शन हर कंट्रीज में ही हो रहा है मोस्टली। फिर होता है देखो ग्लोबल कंपनी और ट्रांसनेशनल कंपनी, इन दोनों के बीच में ना कंफ्यूजन कभी मत करना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक सिंपल सा डिफरेंस बताऊंगी, उससे इन दोनों का क्लियर हो जाएगा। देखो ग्लोबल कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है सबके लिए एक मार्केट बनाना। सबके लिए एक मार्केट बनाना कैसे मैम, जैसे एप्पल है, एप्पल का फोन जो है ना, चाहे अमेरिका में खरीद लो, चाहे इंडिया में खरीद लो, चाहे श्रीलंका में खरीद लो, वैसा ही फोन मिलेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ा ना होगा कि इंडिया में मिलेगा तो कैमरा दो रहेंगे, या श्रीलंका में जाओगे तो कवर चेंज हो जाएगा, नहीं। एप्पल का जो फोन रहेगा कहीं भी खरीद लो, ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड खरीद लो, कहीं भी खरीदो एप्पल का सेम फोन मिलेगा आपको, उसे कहते हैं ग्लोबल कंपनी। कोई चेंज नहीं करेंगे आपके हिसाब से। बट ट्रांसनेशनल कंपनी में क्या होता है बेटा, एक मार्केट तो होता है, लेकिन कंट्री के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं उसके अंदर, यही डिफरेंस है इनके बीच में। ग्लोबल कंपनी में कोई चेंज नहीं किया जाता, ट्रांसनेशनल कंपनीज में चेंज होता है। हम चेंज कैसे करेंगे, सब कंट्री का तो अलग अलग। मैगडी का नाम सुना है भाई, मैगडी में खाया होगा। देखो मैगडी आपको आलू टिक्की देती है, अमेरिका में पूछना कोई जानता भी नहीं होगा आलू टिक्की जैसा कुछ होता है, याद रखना। मैगडी क्या करती है, कंट्री कंट्री के हिसाब से ना प्रोडक्ट बना रही है वहां पे खाने का, फूड आइटम्स। अब हमारी मैगडी तो हमको आलू टिक्की भी देती है, लेकिन अमेरिका की मैगडी में जाना, वहाँ आलू टिक्की नहीं मिलेगी, ठीक है। वो अपने क्योंकि वहाँ के लोग थोड़ा बीफ वगैरह ज्यादा खाते हैं और नॉनवेज की तरफ रहते हैं, तो उनके लिए नॉन जैसे बीफ बर्गर या इस टाइप के आइटम रहते हैं, और हमारे लिए आलू टिक्की रहती है। तो अब इस तरीके से चेंज किया जाता है, ठीक है, याद रखना। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, ग्लोबल में चेंज नहीं करते, एक सामान सब जगह चलेगा। ट्रांसलेशनल में आपकी कंट्री के हिसाब से उसमें चेंजेस किए जाते हैं। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे दो थ्योरीज होती है, क्लासिकल यानी पुराने जमाने की, अब मॉडर्न बेस्ड अभी की है, जिसके अंदर मर्केटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव, एचओ थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्लोबल स्ट्रेटजी, राइवलरी और कोटर नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इन सबके जो भी यहाँ पर किन किन ने ये थ्योरीज दी है, उनके नाम जरूर याद करके जाइएगा, क्वेश्चन 110% यहाँ से आता है। सबसे पहले बात करते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी। देखो मर्केंटिलिज्म थ्योरी सिंपल से ये बोलती है कि किसी की कंट्री की भी वेल्थ जाननी है ना, कि कौन कंट्री कितनी अमीर है, बस इतना देखो उनके पास कितना गोल्ड और सिल्वर है। तो ये बोलते थे उस टाइम पर कि जितना हो सके ना सामान को बेचो, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करोगे, अपना सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, ठीक है, यानी उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर आएंगे, तो आप ज्यादा अमीर कंट्री हो जाओगे। तो मर्केंटिलिज्म का सिंपल सा मतलब ये था कि कंट्री को जो है अपने गोल्ड और सिल्वर को बढ़ाना है, यानी हमारे पास जितना
दूसरी कंट्री से पैसा आता रहे उतना अच्छा है। एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो, ठीक है। खरीदो मत उनसे ताकि हमारा इस गोल्ड चला जाए उनके पास। क्योंकि पहले तो देखो बार्टर सिस्टम हुआ करता था ना, पहले पैसे कहाँ हुआ करते थे, करेंसीज वगैरह। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज विच इज गिवन बाय एडम स्मिथ। याद रखना सबके नाम यहाँ पे। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है, देखो, उस कंट्री को वही चीज बनानी चाहिए बेटा जिसमें वो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। अगर सपोज करिए सऊदी अरेबिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा मतलब बनता है, वहां पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑयल का बहुत है वहां पे। आप लोग ऑयल नहीं बना सकते, इंडिया वाले नहीं। तो उन्होंने यही बोला कि आप जो बना सकते हो आप वो बनाओ। तो इंडिया में जो टी है ना, चाय, वो बहुत ज्यादा जाती है दूसरे कंट्री में, यूके वगैरह में हमारे इंडिया की टी बहुत, जो चाय पत्ती होती है चाय, वो बहुत जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं एडम स्मिथ कि आप सिर्फ वही आइटम बनाओ भाई जिसमें आप ज्यादा सक्षम हो, जिसमें आप ज्यादा एफिशिएंट हो दूसरी कंट्री से। आपको पता है आप जैसी चाय कोई बना नहीं सकता, तो आप ही चाय ही बनाओ, ठीक है। दूसरा है कंपैरेटिव एडवांटेज विच इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। ये क्या बोलता है कि आप ना ऐसी चीज का बिजनेस करो जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप कोई भी आइटम बना रहे हो, एक आइटम लेने के लिए दूसरी आइटम का सेक्रीफाइस करना। भाई मेरे पास दो नौकरी थी, एक क्लर्क की थी और एक मेरे पास कांस्टेबल की थी, तो अगर मैंने क्लर्क की नौकरी ले ली और कांस्टेबल छोड़ दी तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, कांस्टेबल, ठीक है। जो चीज आप सेक्रीफाइस कर देते हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल से आपको एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ड्रॉ करती हूँ। देखो सपोज करिए ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है। कोई भी दो कंट्री लगा लो, और यहाँ पे ये बन रहा है बेटा एक, ये फर्स्ट आइटम है, कोई सा भी लगा लो, ये दूसरा आइटम है, ठीक है। तो अगर कोई एक कंपनी है, फर्स्ट आइटम तो बना रही है 10 और दूसरा आइटम है 5, और ये कोई बी कंट्री है, ये बना रही है 6 और 6, समझ लो बराबर ही बना रही है। ऊपर यहाँ पे कोई आइटम दे दो ना, मैंगो दे दो और एप्पल दे दो, ठीक है। पहला आइटम रहेगा मैंगो, दूसरा आइटम ए फॉर इंडिया लगा लो और बी फॉर बांग्लादेश लगा लो। आई फॉर इंडिया होता है बट ए फॉर इंडिया लगा लो, ठीक है। अब इंडिया जो है ना बेटा, मैंगो बना रही है यहाँ पे 10, और 10 मैंगो बनाने के चक्कर में वो कितने एप्पल नहीं बना पा रही है, 5 नहीं बना पा रही है। यानी वो मैंगो ज्यादा बना पा रही है एप्पल के कंपैरिजन, इतना याद रखो। भाई मैंगो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना, एप्पल तो 5 ही कर रही है, और मैंगो ज्यादा बना रही है 10। और जो बांग्लादेश है वो तो मैंगो भी 6 बना रहा है और एप्पल भी 6 बन रही है, उसकी 6 यूनिट बन रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा कि 10 मैंगो बनाने के लिए 5 एप्पल का सेक्रीफाइस करना। तो हम ये बोलते हैं कि आप एक काम करो इंडिया, आप मैंगो ही बनाओ, दोनों चीज बना रहे हो पर दोनों में से जो ज्यादा अच्छा बना रहे हो वो बनाओ, बस। सिंपल सी भाषा में ये है। अगर आपके घर में आप दो चीज अच्छी बनाते हो, पनीर और छोले, लेकिन आप छोले ज्यादा बेहतर बनाते हो, तो आपसे ये बोला जाता है इस एग्जाम्पल में कि आप छोले ही बनाओ और आप पनीर छोड़ दो फिर बनाना। पनीर वो दूसरा वाला बना लेगा, बांग्लादेश बना लेगी, ठीक है। यानी आप मैंगो बनाओ और बांग्लादेश जो है वो एप्पल बना लेगी, क्योंकि आपको मैंगो सही सस्ता बन रहा है आपसे, ठीक है। वो ज्यादा आप एफिशिएंटली बना पा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है आपकी हैकर ओलिन की थ्योरी। हैकर ओलिन की थ्योरी बेटा ये बोलती है कंपनी शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग आइटम दैट यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल इन अबंडेंस इन दैट कंट्री। देखो हैकर ओलिन का सिंपल सा मामला ये है, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है ना उसी से आइटम बनाओ। इंडिया में जैसे लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव बनाओ, यूएस वगैरह में कैपिटल ज्यादा है तो टेक्नोलॉजी वगैरह ज्यादा होती है तो वो टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। आपके पास जो ज्यादा रिसोर्सेज है आप उसको यूज करो, सिंपल। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा केस हो गया लियोंटिव पैराडॉक्स का। तो लियोंटिव पैराडॉक्स ने ये ऑब्जर्व किया कि यूएस जो थी या यूनाइटेड स्टेट वाज इंपोर्टिंग मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, वाज एक्सपोर्टिंग मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स। उन्होंने ये देखा कि देखो यार, हम हैकर ने तो ये बोला था कि आपके पास जो ज्यादा रिसोर्सेज हो आप उससे सामान बनाइए, लेकिन लियोंटिव पैराडॉक्स में ये देखा गया कि जो यूएस थी, यूएस क्या कर रही थी, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, क्योंकि उनके पास तो टेक्नोलॉजी और कैपिटल बहुत है भाई, पैसा बहुत है उन लोगों के पास, तो वो पैसे वाली चीज तो वो लोग खरीद रहे हैं और लेबर वाली चीजें वो लोग बेच रहे हैं जबकि उनके पास लेबर नहीं है। तो ये पैराडॉक्स था जो उल्टा काम करता था, ठीक है। फिर मॉडर्न थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी बेटा ये बोलती है आपसे कि जो कंट्री सेम होती है ना, जैसे जिनका इनकम लेवल सेम है, स्टेटस सेम है, डिमांड सेम है, कस्टमर सेम है ना, तो उन लोगों के सिमिलर प्रोडक्ट ही बनाते हैं वो लोग। जैसे अगर हम अपनी बात करें ना, तो अगर हमारे साथ तो क्या ही मतलब कॉमन, चलो मैं दूसरी कंट्री ले रही हूँ, जर्मनी फ्रांस है, तो ये दोनों ना कार वगैरह बनाने में ना दोनों ही सेम है, सेम इनकम है इन लोगों की, दोनों ही कंट्रीज की इनकम लेवल भी सेम है, स्टेटस भी सेम है, सोसाइटी भी सेम है, डिमांड भी सेम है, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जब दो तीन कंट्रीज आपस में एक जैसा ही टेस्ट रखती हैं तो उनको एक जैसा ही चीजें बनानी चाहिए। फिर आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में थ्योरी में क्या बोला जाता था कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो चेंज होती रहती है। पहले क्या होता था कि जो फोन वगैरह थे, अब वो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बन रही है ना तो वो डेवलप कंट्री में सबसे पहले आया करती थी, यानी अमीर कंट्रीज में। ठीक है, जैसे फोन आया तो फोन सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री में आया, भाई हमारे इंडिया में नहीं आ जाएगा, पहले जो विदेश में फॉरेन कंट्रीज है वहां पे आया ये। फिर धीरे धीरे क्या होता है, दूसरे लोग भी बनाना शुरू कर देते हैं इंडिया में, जैसे इंडिया भी खरीदने लग गई है ना, इंडिया भी करने लग गई, दूसरी कंट्रीज भी करने लग गई। धीरे धीरे एक स्टेज आता है जहाँ पे सब एकदम थक से जाते हैं, मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है जहां पर सब भी बना रहे होते हैं, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता। इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी यही बोलती है कि प्रोडक्ट जो है ना आपका हर स्टेज पे चेंज होता है। पहले आपका नया प्रोडक्ट रहता है मार्केट में, आप ही के पास मिलेगा वो नया प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर ग्रोथ होती है, उसको लोग डिमांड में, काफी लोग लेकर आते हैं उस प्रोडक्ट को, इतनी डिमांड हो जाती है हर जगह खरीदे जा रहे हैं वो। फिर मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है कि सब जो है वो थक चुके हैं अब यूज कर करके, फोन बोर हो चुके हैं। फिर लास्ट का स्टेज होता है डिक्लाइन स्टेज, अब एकदम से इतना हो चुका है कि मार्केट से टोटली प्रोडक्ट आपका निकल जाता है। ठीक है। फिर है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, ये बोलती है हाउ कंपनीज कैन गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ग्लोबल फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे दुश्मनी वाली बात है, यहाँ पे ये बोला जाता है कि कंपनी जो है किस तरीके से कंपटीशन करके ना एडवांटेज ले सकती है। कंपनी जो है, या दो कंट्रीज जो है अगर आपस में लड़ रही हैं, सपोज करिए कोका कोला और पेप्सी है, अगर आपस में इनका नहीं बन रहा है, बहुत राइवल हैं दोनों, एक दूसरे के दुश्मन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से आप एडवांटेज ले सकते हो। तो मैम किस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लो, है ना, अपने में कुछ चेंजेस लेकर आओ टेक्नोलॉजी में, अपने आप आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा हो जाएगा। कुछ भी स्कीम्स यूज करो, स्किल्ड लेबर लेकर आओ, कुछ भी आप ऐसे चेंज करो जिससे आपको एडवांटेज मिले आपके कॉम्पिटिटर से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्टर नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी। देखो पोर्टर नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी सिंपल सा ये बोलता था कि कोई भी बिजनेस बेटा अगर आप जाके फॉरेन में स्टैब्लिश करते हो, इंटरनेशनलाइजेशन करते हो ना, तो आपको ना किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है। सबसे पहले फैक्टर की हो सकती है बेटा। देखो अगर आपको बहुत जरूरत है, अगर आपके स्किल्ड लेबर हो गए, आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी ना, जैसे जापान के पास टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत अच्छी है, चाइना के पास बहुत अच्छी है, तो वो लोग कितने अच्छे प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। डिमांड होनी बहुत जरूरी है, अगर आपने बना तो लिया और फिर कोई खरीद ही नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है। डिमांड भी बहुत जरूरी है उस चीज की होनी ना, जैसे आप देख रहे होगे टॉयज की कितनी डिमांड होती है, खिलौनों की, चाइना जो बनाती है इनकी डिमांड्स बहुत होती है, शिनचैन के खिलौने आते, शिनचैन के पता नहीं क्या क्या आते हैं, शिनचैन का खाना भी आता है, मतलब मैंने देखे उसको, चॉकलेट भी आती है शिनचैन के खाने के लिए। तो आप डिमांड होना बहुत जरूरी है ना उस चीज की। ठीक है। थर्ड चीज अगर मैं बात करूँ, आपकी जो सपोर्टिंग जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत जरूरी है सपोर्ट करना। सपोज करिए आप कार बना रहे हो और जो टायर वाली कंपनी है वो अगर सही से नहीं करेगी आपके साथ काम, तो फिर आप कार कैसे बनाओगे, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तभी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन पे जाकर आप चला सकते हो। ये चीज इस पे ही डिपेंड करता है आपका बिजनेस। ठीक है। तो यही पोर्टर नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी ने बताया था। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया हो, मैंने ज्यादा खींचा नहीं है सारी थ्योरीज को कि मैं आप लोगों को एकदम खींचती रहूं, आप लोग बोर हो जाओ। सिर्फ जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको वो बता दिए हैं कि इन थ्योरीज के अंदर ये चीजें, फिर कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए आप इजीली टिक लगा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक था, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। ज्यादा लेंदी सेशंस में रखती नहीं हूँ कि आप बोर ना हो ज्यादा। ठीक है। और छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे तो दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठेंगे, अगर 1 घंटे की क्लासेस लूंगी तो कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगर वाकई आपको सेशन जेन्युइन लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तब तक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।